मित्र और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। मित्रों हम बताते चलें कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। अतः साथियों म्यूजिक का क्लास आप प्रतिदिन रात्रि 8 बजे जरूर ज्वाइन करें। और यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों बताते चलें कि इस चैनल पर जो तैयारी कराया जाता है बीपीएससी, स्टेट, ईएमआरएस, डीएसएसबी, नेट और केवीएस के मित्रों म्यूजिक के क्षेत्र में बेहतरीन तैयारी मित्रों कराया जाता है। अतः क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। साथियों बिना समय गवाए हुए आज के पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न मित्रों, महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? साथियों फट से बताइए कि महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? ए में आपका षडज है, बी में गंधार है, सी में मध्यम है, डी में आपका धैवत है। मित्रों और फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। आपको जरूर बताना चाहिए कि महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया था? साथियों फटाफट बताइए कि 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया था? ए में आपका गंधारी है, बी में षडज, सी में निषाद है, डी में आपका धैवत है। साथियों फट से बताइए कि 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया था। मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा कमेंट्स में जरूर आप दीजिए, क्योंकि जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में डाल देते हैं उस प्रश्न के बारे में हम स्पष्ट रूप से आपके बारे में आपकी राय, आपको कितना मेमोरी में याद हो पता चल जाता है। अतः 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा निषाद, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, भरत के अनुसार 11वीं श्रुति पर कौन सा स्वर था? फट से मित्रों बताइए भरत के अनुसार 11वीं श्रुति पर कौन सा स्वर था? ए में आपका है काकली निषाद, बी में अंतर्गंधार, सी में गंधार, डी में आपका मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भरत के अनुसार 11वीं श्रुति पर कौन सा स्वर था। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि मित्रों यह प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर है, महत्वपूर्ण है। तो साथियों भरत के अनुसार 11वीं श्रुति पर कौन सा स्वर था? तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्गंधार मित्रों हमारा क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन समय में काकली निषाद किस श्रुति पर स्थापित था? साथियों फट से बताइए प्राचीन समय में काकली निषाद किस श्रुति पर स्थापित था? ए में आपका 20वीं श्रुति, बी में है 22वीं श्रुति, सी में आपका 4 श्रुति और डी में आपका 2री श्रुति। साथियों फट से बताइए प्राचीन समय में काकली निषाद की श्रुति पर स्थापित था। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2री श्रुति पर। इस प्रकार मित्रों 6 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। गंधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ जाता है तो वह क्या कहलाता है? साथियों फट से बताइए गंधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति पर चढ़ जाता है तो वह क्या कहलाता है? ए में आपका अंतर्गंधार है, बी में साधारण गंधार है, डी में चयुतम मध्यम है, डी और सी में और डी में आपका मित्रों ओनली 4 गंधार है। साथियों 6 नंबर प्रश्न का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल करा दिया गया है। साथियों आप जरूर बताइए कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि गंधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ जाता है तो वह क्या कहलाता है। 6 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब मित्रों कि अंतर्गंधार हमारा आंसर क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। गंधार जब अपने स्थान से 1 श्रुति चढ़ जाता है तो वह क्या कहलाता है? फट से मित्रों बताइए कि गंधार जब अपने स्थान से 1 श्रुति चढ़ जाता है तब मित्रों क्या कहलाता है? अंतर्गंधार, साधारण गंधार, सी में आपका शुद्ध गंधार अनमनी, डी में आपका काकली गंधार। साथियों फटाफट बताइए
कि गंधार जब अपने स्थान से एक श्रुति चढ़ जाता है तो वह क्या कहलाता है। 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आपका जरूर आना चाहिए, क्योंकि मित्रों चारों ऑप्शन जो है आपके एग्जाम्स के लिए ही तैयार किया गया है और चारों ऑप्शन इस तरीका से मित्रों तैयार किए हैं ताकि एग्जाम में आप फंस सके। तो यदि यहाँ पर आप कमेंट्स में 100% सत्य आंसर दे देते हैं तो एग्जाम में फंस नहीं पाइएगा, डायरेक्ट में निकल जाइएगा। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण गंधार। बी हमारा मित्र आंसर क्या है, सही है। मित्रवर अगला प्रश्न हमारा है, यदि कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था की अपेक्षा चढ़ गया हो परंतु वह अगले स्वर तक न पहुंचा हो, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं। मित्रों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यदि कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था की अपेक्षा चढ़ गया हो परंतु वह अगले स्वर तक न पहुंचा हो, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है। ए में आपका शुद्ध है, बी में अंतर है, सी में साधारण है, डी में आपका काकली है। मित्रों फट से बताइए कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। 8 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधारण। ठीक है। इस प्रकार मित्रों 9 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा और यदि मित्रों आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी मित्रों आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सभी जगह मित्रों इस चैनल को फैला दें ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके और आपके माध्यम से आपके सगे संबंधित को मित्रों पढ़ने का भरपूर मौका मिलेगा। तो यह एक पुण्य का काम है। प्रश्न हमारा है, महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं। फट से मित्रों बताइए कि महर्षि भरत साहब ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं। ए में आपका 9 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में आपका 8 है। साथियों फट से बताइए कि महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों चारों का चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अतः आप जरूर बताइए कि महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 7। सी हमारा आंसर क्या है, सही है। 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, महर्षि भरत ने कितने विकृति स्वर माने हैं। नहीं, महर्षि भरत साहब ने कितने विकृति स्वर माने हैं। ए में आपका 2 है, बी में 5 है, सी में 0 है, डी में आपका 3 है। मित्रों फट से बताइए कि महर्षि भरत ने कितने विकृति स्वरों की संख्या मानी है। तो 10 नंबर प्रश्न मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि महर्षि भरत साहब के अनुसार विकृति स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। 2, 5, 0, 3। साथियों बताते चलें कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 2, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। 11 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, महर्षि भरत के विकृति स्वरों को क्या नाम थे। महर्षि भरत के विकृति स्वरों को मित्रों क्या नाम थे। साथियों फट से बताइए कि महर्षि भरत के विकृति स्वरों को क्या क्या नाम थे। कोमल धायवा तथा कोमल ऋषभ, बी में आपका है काकली निषाद तथा कोमल गंधार, सी में अंतर्गंधार तथा काकली निषाद, डी में अंतर्गंधार तथा कौशिक निषाद। साथियों फट से बताइए कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रवर 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्गंधार तथा काकली निषाद। बी हमारा मित्रों आंसर क्या है, सही है। ठीक है, बी नंबर। नहीं मित्रों इसी तरीका से प्रतिदिन हम क्लास को ज्वाइन करें। स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। ए में आपका विदेशी है, बी में नाट्य शास्त्र है, सी में नारदीय शिक्षा है, डी में तो संगीत रत्नाकर है। साथियों बताइए स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। आप जरूर मित्रों बताइए कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चलें कि स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विदेशी में,
मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, श्रीनिवास ने कितने विकृति स्वर माने हैं, प्रश्न में बताइए। श्रीनिवास ने कितने विकृति स्वर माने हैं। ए में आपका 0 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फटाफट बताइए कि श्रीनिवास साहब ने कितने विकृति स्वरों की संख्या माने हैं। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि श्रीनिवास के अनुसार विकृति स्वरों की संख्या मित्रों कितनी है। अभी भरत साहब के अनुसार मित्रों विकृति स्वरों की संख्या 2 माना गया था, परंतु पंडित श्रीनिवास के अनुसार विकृति स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, इसके बारे में मित्रों आपको डीपली, और चारों ऑप्शन में से मित्रों एक कोई ऑप्शन सही है उसको आपको कमेंट्स में जरूर बताना मित्रों। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, श्रीनिवास ने कुल विकृति के स्वरों की संख्या 5 मानी है। 5 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। नहीं साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है। ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है। ए में आपका मुकाम है, बी में आपका हंगाम है, सी में स्वर बारक है, डी में आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। मित्रों फट से बताइए कि ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, ईरानी संगीत में मित्रों स्वर को मुकाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। 15 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, वीणा की तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापित पद्धति किसने बनाई। साथियों फिर से बताइए कि वीणा की तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने बनाई। ए में आपका अहोबल साहब, बी में लोचन साहब, सी में पंडित वेंकट मुखी और डी में आपका भरत साहब। साथियों फिर से बताइए कि वीणा की तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने बनाई है। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब साथियों कि अहोबल साहब हमारा आंसर क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर प्रश्न हमारा है, प्राचीन समय में 2 स्वरों से युक्त गायन को क्या कहलाता था। साथियों फिर से बताइए कि प्राचीन समय में 2 स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था। ए में आपका आर्चिक है, बी में गाथिक है, सी में आलापक है, डी में आपका आलपन है। मित्रों फिर से बताइए, प्राचीन समय में 2 स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था। 16 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि प्राचीन समय में 2 स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने के मतलब साथियों कि गाथिक आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों अगला प्रश्न हमारा है, क्लियर कीजिएगा, प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते थे। प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते थे। ए में आपका आर्चिक है, बी में एक स्वरी है, सी में सामिक है, डी में आपका गाथा है। मित्रों फिर से बताइए कि प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते थे। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को मित्रों आर्चिक कहते थे। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है, 3 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन समय में क्या कहते थे। साथियों फिर से बताइए, 3 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन समय में क्या कहते थे। तो मित्रों ए में त्रिश्रुतिक है, बी में गाथिक है, सी में स्वर है, डी में आपका सामिक है। मित्रों फिर से बताइए 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, 3 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन काल में क्या कहते थे। मित्रों उसे सामिक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों क्या है, सही है। 19 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध किस रंग से माना गया है। भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध किस रंग से माना गया है। ए में आपका सफेद है, बी में हरा है, सी में लाल है, डी में आपका पीला है। साथियों फिर से बताइए कि भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध किस रंग से माना गया है। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा। कमेंट्स मित्रों लगातार बताते रहिए
कि भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध किस रंग से माना गया है? तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नहीं मित्रवर, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है सुनहरी रंग किस स्वर से संबंधित था? साथियों फट से बताइए कि सुनहरी रंग किस स्वर से संबंधित था। ए में आपका गंधार है, बी में धैवत है, सी में पंचम है, डी में आपका ऋषभ है। मित्रों फट से बताइए कि सुनहरी रंग किस स्वर से संबंधित था। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों चारों का चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सुनहरी रंग किस स्वर से संबंधित था? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा गंधार, धैवत, पंचम, ऋषभ। मित्रों जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं कमेंट्स में आंसर देने के लिए साथियों टूट पड़िए। तो मित्रों गंधार एकदम सही आंसर हमारा है एप्पल। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा। किस पशु या पक्षी का संबंध निषाद स्वर के साथ जोड़ा गया है? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है। किस पशु या पक्षी का संबंध निषाद स्वर के साथ मित्रों जोड़ा गया है? मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि यह एक ऐसा पशु है, जानवर है, जिसका दर्शन मित्रों हर व्यक्ति कर चुके होंगे, हर व्यक्ति का मुलाकात होगा, मेरा मानना है। ठीक है, जंगली जीव है परंतु लोग उसे पालतू भी बनाकर घरों में रखना संभव नहीं है। तो किसी पशु या पक्षी का संबंध निषाद स्वरों के साथ जोड़ा गया तो हाथी का। एप्पल आंसर हमारा सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है धैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? साथियों फट से बताइए कि धैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? ए में विभक्त है, बी में हास्य है, सी में वीर है, डी में आपका रौद्र है। साथियों फट से बताइए कि धैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा कमेंट्स में जरूर आंसर आना चाहिए कि कौन सा मित्रों धैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा गया है। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विभक्त रस। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही है। नहीं साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यम काल में किस नाम से जाना जाने लगा था? फट से मित्रों बताइए भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यकाल में किस नाम से जाना जाने लगा था? ए में आपका पंचम है, बी में षड्ज है, सी में ऋषभ है, डी में आपका गंधार है। मित्रों फट से बताइए कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यकाल में किस नाम से जाना जाने लगा था? चारों में से कोई एक आंसर मित्रों हमारा सही है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा षड्ज। बी हमारा ऑप्शन मित्रों क्या है? सही है। मित्रवर अगला प्रश्न हमारा है भरत काल के षड्ज का स्थान मध्यकाल में किस स्वर ने ले लिया? और से बताइए कि भरत काल के षड्ज का स्थान मध्यकाल में किस स्वर ने ले लिया? ए में आपका मध्यम है, बी में पंचम है, सी में धैवत है, डी में आपका गंधार है। साथियों फट से बताइए कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा क्या होगा। मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पंचम, मतलब बी आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है फिर लीजिएगा कि प्राचीन काल का गंधार स्वर आधुनिक समय का कौन सा स्वर बन गया है? साथियों फट से बताइए कि प्राचीन काल का गंधार स्वर आधुनिक समय का कौन सा स्वर बन गया है? ए में आपका मध्यम है, बी में शुद्ध गंधार है, सी में कोमल गंधार है, डी में आपका तीव्र गंधार है। 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा कमेंट्स में जरूर आना चाहिए, ताकि मित्रों हम आपके एक्टिविटी और आपकी तैयारी की मित्रों संपूर्ण जानकारी हम ले सके कि आपका तैयारी कितनी चरम सीमा पर है। मित्रों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कोमल गंधार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है अंतर गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? मित्रों फट से बताइए कि अंतर गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? ए में आपका शुद्ध मध्यम, बी में शुद्ध ऋषभ, सी में है शुद्ध गंधार, डी में आपका कोमल गंधार। मित्रों फट से बताइए कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है।
मित्रों चारों ऑप्शन आपको हम पढ़कर सुना भी दिए कि अंतर्गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध गंधार। सी हमारा क्या है, सही आंसर है। आधुनिक समय में कौन सा स्वर वर्जित माना गया है, फट से मित्रों बताइए। आधुनिक समय में कौन सा स्वर अवर्जित माना गया, सॉरी अवर्जित लिखा हुआ है, माना गया षड्ज, पंचम, मध्यम या गंधार। मित्रों फट से बताइए कि 27वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले 27वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा षड्ज को मित्रों अवर्जित माना गया है। एपल आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा कि भारत ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवादी कहा है। ये मित्रों आपका ऑप्शन है अष्ट द्वादश, बी में है नवम त्रयोदश, सी में है नव द्वादश और डी में आपका अष्ट त्रयोदश। तो मित्रों फट से बताइए कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भारत ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवादी कहा है। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौ त्रयोदश में आपका 9 और 13। ठीक है, बी हमारा आंसर क्या है, सही है। नहीं याद रहेगा बी, हाँ इसी तरह से याद रखते रहिए। और मित्रों प्रतिदिन क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें और ऑन द टाइम 8 बजे मित्रों स्टार्ट किया जाता है। तो पुनः 8 बजे से पहले आप जो भी काम में लगे हुए रहते हैं 8 बजे से पहले साथियों आप रेडी रहा कीजिए, ताकि आप संपूर्ण क्लास को मित्रों डीपली और सभी प्रश्नों को आप आंसर सुन सकते हैं, जान सकते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट 100% होने की चांस बन जाता है। पंडित सारंग देव ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवाद कहा है। ये में आपका है नव द्वादश, बी में नव त्रयोदश, सी में अष्ट त्रयोदश और डी में आपका अष्ट द्वादश। मित्रों फट से बताइए कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों बताते चले कि पंडित सारंग देव ने कौन कौन से अंतराल स्वर युग्मों को संवादी कहा है। तो अष्ट द्वादश को ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों सही है। मित्रों 30 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय विचारधारा में मूल या शुद्ध स्वर सप्तक में त्रयोदश सूर्यांतर कितनी बार आना चाहिए। साथियों फट से बताइए कि भारतीय विचारधारा में मूल या शुद्ध स्वर सप्तक में त्रयोदश सूर्यांतर कितनी बार आना चाहिए। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर मित्रों आपका बी है। बी कहने का मतलब है कि 3 नहीं, बी आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा 31वां प्रश्न मित्रों केयर कीजिएगा। 31वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि षड्ज पंचम का आपसी गुणोत्तर कितना है। फिर से मित्रों बताइए कि षड्ज और पंचम का जैसे आपसी गुणोत्तर कितना है। 3:4, 3:2, 4:3 या 1:2। साथियों फिर से बताइए कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। षड्ज पंचम का आपसी गुणोत्तर कितना है। तो 3:2 का गुणोत्तर है मित्रों बी हमारा साथियों आंसर सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। षड्ज मध्यम का आपसी गुणोत्तर कितना है। षड्ज मध्यम का आपसी गुणोत्तर साथियों कितना है। 4:2, 4:2, बी में 3:4, सी में 4:3 और डी में आपका 2:4। देखिए चारों ऑप्शन इस तरीका से आप बनाया है कि यदि कंफर्म आंसर नहीं याद रहे तो लोग फंस करके आ जाएगा, इसमें गलती मार कर आ जाएगा नहीं। तो ध्यान देना है कि षड्ज मध्यम का आपसी गुणोत्तर कितना होता है। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4:3। मतलब सी हमारा आंसर क्या है, सही। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा बताइए। याद रहेगा तभी पढ़ाएंगे, ना तो पढ़ाने से क्या फायदा। आपको डेली याद करना होगा। आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं। साथियों फट से बताइए आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं। 5, 2, 3, 6।
साथियों फिर से बताइए कि 33वें प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा। साथियों अति महत्वपूर्ण और प्राचीन प्रश्न है। आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर समाज प्रमुख माने गए हैं? तो 33वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही। साथियों 34वें प्रश्न पर बारीकी से देख लीजिएगा। किसी स्वर को बजाने से उसमें से कुछ अन्य स्वर भी सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, इन स्वरों को क्या कहा जाता है? इसे सीधा सीधी ठेठ हिंदी में समझ लीजिए कि किसी स्वर को जब आप बजा रहे उससे किसी अन्य स्वर का सूक्ष्म भाग, छोटा ही भाग जैसे स्वर के रूप में बाहर निकल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ए में विवादी स्वर, बी में श्रुति सम्यक स्वर, सी में संवाद स्वर, डी में आपका है स्वयंभू स्वर। मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। तो मित्रों फट से बताइए कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है। साथियों बताते चलें कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू स्वर। ठीक है साथियों 35वें प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। स्वयंभू स्वरों को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि स्वयंभू स्वरों को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? ए में हार्मोनिक्स है, बी में मेलोडी प्रोको है, सी में आपका स्टाफ है, डी में आपका हारमोनी है। साथियों बताइए कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा हार्मोनिक्स। एप्पल आंसर हमारा क्या है? नहीं। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। तानपुरे की मंद्रसा की तंत्री से कौन सा स्वर सूक्ष्म रूप से सुनाई देती है? तानपुरे की मंद्रसा की तंत्री से कौन सा स्वर सूक्ष्म रूप से सुनाई देता है? ए में गंधार है, बी में धैवत है, सी में आपका मध्यम है, डी में आपका निषाद है। साथियों फट से बताइए कि 36वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि सभी प्रश्न मित्रों आपके स्टेट और बीपीएससी के लिए मित्रों तैयार किया गया है। यदि बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर मित्रों स्टेट फेज 3 का मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना आवश्यक माना जाता है। तो तानपुरे की मंद्रसा की तंत्री से कौन सा स्वर सूक्ष्म माना जाता है? तो 36वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा गंधार। एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही है। नहीं। साथियों 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंचम शरद से कितना गुना ऊंचा है? प्रश्न पर बताइए कि पंचम शरद से कितना गुना ऊंचा है? ए में 12/3, बी में 11/4, डी में 11/2 और सॉरी सी में 11/2, डी में आपका 11/3 है। साथियों बताते चलें कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर में तो हमारा हो जाएगा 11/2, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सरज की आंदोलन संख्या 240 मानने पर पंडित श्रीनिवास के धैवत पर स्वर की आंदोलन संख्या क्या होगी? ए में आपका 270 है, बी में 405 है और डी में आपको 3884/5 है और सॉरी सी में और डी में आपका 400 है। साथियों फिर से बताइए कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 405। ठीक है साथियों 39वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 39वें प्रश्न पर मित्रों ध्यान बारीकी से देना है कि संगीत परिजात के अनुसार संगीत परिजात के लेखक कौन है? तो अहोबल साहब। आपको याद रखना है कि संगीत परिजात के लेखक कौन है? तो अहोबल साहब है। संगीत परिजात के अनुसार अगर हम वीणा की तार को 6 इंच का मानते हैं तो मेरु से 15 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर होगा? ए में आपका मध्यम स्वर है, बी में धैवत है, सी में आपका तार स्वर है और डी में आपका गंधार है। मित्रों 39वें प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। 4 ऑप्शन तो मित्रों यहाँ पर फालतू दे दिया गया कि तीनों जब स्वर माना गया तो 4 ऑप्शन तो होना नहीं चाहिए, परंतु एग्जाम में फंसाने के दृष्टि से मित्रों दे दिया जाता है। अतः 39 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा धैवत। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही। साथियों आज का यह अंतिम प्रश्न है।
और साथियों बहुत पुराना कहावत है कि अंत भला तो सब भला नहीं। तो बारीकी से मित्रों इस प्रश्न को हम लोग ध्यान देंगे। पंडित अहोबल ने तार सड़क तथा मेरु के मध्य में किस स्वर की स्थापित की है? साथियों फिर से बताइए कि पंडित अहोबल ने तार सड़क तथा मेरु के मध्य में किस स्वर की स्थापित किया गया है? ए में आपका मध्यम है, बी में पंचम है, सी में धैवत है, डी में आपका निषाद है। 40वां प्रश्न का आंसर भी तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि मध्यम हमारा आंसर क्या है? सही है। साथियों मित्रों आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए कि यह क्लास आपको कैसा लगा। और एक चीज के लिए मित्रों सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि जितने भी हमारे प्रिय शिष्य हैं प्रतिदिन मित्रों क्लास को ज्वाइन करते हो, कमेंट्स में आंसर देते हैं। आप लोग का स्थिति बहुत बेटर है। जो व्यक्ति बाद में क्लास ज्वाइन करते हैं उनको कमेंट्स हम नहीं देख पाते, अतः कोशिश कीजिए कि रात्रि 8 बजे से पहले 7:55 तक मोबाइल खोल करके रिचार्ज चार्ज वगैरह करके एकदम रखें और सो करके नहीं पढ़ना, बैठ करके पढ़ना, ठीक है। 100% मित्रों जो हम बकेंगे आपको दिमाग में दब जाएगा। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि मित्रों ये स्टेट बीपीएससी डीएसएसबी नेट के लिए मित्रों तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। संपूर्ण विथ पैकेज के साथ मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए साथियों जिस भी स्टेट से, जिस भी जिला से, जिस भी देश से बोल रहे हैं एक बार जोर लगाकर बोलिएगा भारत माता की जय।